नमस्कार। हिंदी भाषा पर हम निरंतर क्लासेस कर रहे हैं और इन क्लासेस के लिए हमने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को आधार बनाया है। हालांकि ये जो क्लासेस हैं ये यूजीसी नेट के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही अलग अलग राज्यों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं और हिंदी से जुड़ी अन्य परीक्षाएं, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या बीए एमए के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आप टॉपिक वाइज इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप सारी क्लासेस को वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, क, ख इत्यादि। हिंदी में हमारी जो वर्णमाला है उसमें कई सारे वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो स्वर वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जबकि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको स्वर की सहायता से लिखा जाता है। इसीलिए देखिए, जब हम का लिखते हैं का में का भी होता है और अ भी होता है, इसीलिए यहाँ पर हलंत के साथ का लिखा गया है। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं और वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये तो कुछ हो गई परिभाषा वर्ण की। यहाँ हम देख लेते हैं एक उदाहरण। जैसे एक यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है छोटा सा, सवेरा हुआ। तो ये जो वाक्य है इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? सबेरा। और सबेरा जो शब्द है इसमें तीन ध्वनियां हैं, स, बे और रा। जब हम इसको वर्णों में विभक्त करेंगे तो कई सारे वर्ण इसमें से हमें मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेगा? स, जिसमें कि आ भी है, और ब, जिसमें कि ए है, और क्या है? रा है, जिसके साथ बड़ा आ लगा हुआ है। तो ये देखिए आप, एक वाक्य, उसमें हमें क्या मिले? दो शब्द, एक शब्द में तीन ध्वनियां, और फिर जब उन ध्वनियों को विभक्त किया तो हमें क्या मिले? वर्ण मिले। वापस से अपनी परिभाषा की तरफ चलते हैं। वर्ण क्या है? वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते। तो जब तक खंड हो सकते हैं तब तक उसे हम वर्ण नहीं कहेंगे। जब हमें एकदम ऐसे रूप में कोई वर्ण मिल जाएगा कि जिसके अब हम खंड नहीं कर सकते, तब हम उसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वर्णमाला क्या है? तो जब वर्णों का जो है समूह बन जाता है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस एक शब्द को आपको बहुत एहतियात से ध्यान रखना है। मैंने देखा था किसी परीक्षा में ये शब्द जोड़कर पूछा गया था और फिर उस कथन को सत्य या असत्य इस तरह से पूछा गया था प्रश्न में, और जिस वाक्य में ये शब्द नहीं लगा था उसको असत्य मान लिया गया था। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हमें देखने को मिलते हैं, 2 अयोग्यवाह देखने को मिलते हैं, अंग और आहा। उसके अलावा 40 व्यंजन वर्ण मिलते हैं इसमें। ये जो संख्या है ये मैंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो पुस्तिका आती है उससे रखी हुई है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 44 मानी है, जिसमें ये 11 वर्ण मानते हैं और 33 व्यंजन। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय वर्तमान में कितने वर्ण स्वीकार कर रहा है वर्णमाला में? 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 43 व्यंजन वर्ण। कुल कितने हो जाएंगे? इनकी संख्या हो जाएगी 53। वहीं कामता प्रसाद गुरु कितनी मान रहे हैं वर्णों की संख्या? 44, जिसमें वो 11 वर्ण जो है वो स्वर मान रहे हैं। ये गलत लिखा है यहाँ पर, 11 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट रुकिएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी की ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो ये देखिए, स्वर ध्वनियां यहाँ पे इन्होंने हमें बताई हुई हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ,
इसके अलावा यहाँ पे क्या है, री है, और ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल स्वर वर्ण है। ये कितने हैं संख्या में, 11 हैं, और ये 2 अयोगवाह हैं यहाँ पर, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग के उच्चारण में भी व्यंजनों के समान स्वर की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, तो इनके लिए व्यंजनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अंतर क्या है इनमें, कि इनमें जो स्वर है वो आरंभ में आ जाता है, जबकि व्यंजनों में जो स्वर है वो अंत में आता है। इसीलिए इनको ना तो स्वरों में रखा जाता है, ना ही व्यंजनों में रखा जाता है। इनको अलग से एक वर्ग बनाकर अयोगवाह वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग के उच्चारण में भी व्यंजनों के समान स्वर की आवश्यकता होती है, पर इनमें स्वर आरंभ में आता है, जबकि व्यंजनों में जो स्वर है वो अंत में आता है। तो ये पॉइंट हमने देख ही लिया है। अनुस्वार और विसर्ग का जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, इसीलिए इन्हें ना तो स्वर में रखा जाता है, ना ही व्यंजन के साथ इन्हें अयोगवाह वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। ये जो पेज है ये भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो पत्रिका है उससे लिखा गया है, यहाँ पर रखा गया है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजनों को ये देखिए यहाँ पर कितने वर्गों में बांटा गया है। एक मिनट, कलर ले लेते हैं हम दूसरा, ताकि स्लाइड पे दिख सके। तो मूल व्यंजन है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन है, उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन है, और अंत में विशिष्ट व्यंजन है, जो कि इसी वर्ष से हिंदी वर्णमाला में जोड़ा गया है। तो मूल व्यंजन कौन कौन से हैं? शुरू के जो चारों वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों वर्ग, उसके अलावा जो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हैं ये हमारे मूल व्यंजन में आ जाते हैं। उसके अलावा जो संयुक्त व्यंजन है वो संख्या में 4 होते हैं, और क्ष, त्र, ज्ञा और श्र ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्यों है ये? क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो जो क्ष है वो क और श से मिलकर बना है, ठीक है। कौन सा श है ये? मूर्धन्य श। तो ये क जो है वो क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है। त्र जो शब्द है वो त और र से मिलकर बना है, और जो ज्ञा शब्द है ये ज और च वर्ग का जो पंचमाक्षर है उससे बना है। इसके अलावा एक और संयुक्त व्यंजन है हमारे पास, श्र। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है ये श प्लस र, इन 2 से मिलकर बना है। ये कौन सा श है? ये तालव्य श है। 3 श होते हैं हमारे पास, दंत्य श, ये हमारा तालव्य श, और ये मूर्धन्य श, ठीक। चलिए अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन है यहाँ पर। तो ये 2 तरह के जो गुण दर्शाते हैं उन व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, या इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं ये? ड और ध, ये 2 हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। इसी तरह से एक और है विशिष्ट व्यंजन। तो ळ जो है वो विशिष्ट व्यंजन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये आपको ठीक से देख लेना है 1-2 बार कि मूल व्यंजनों के अंतर्गत क्या है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों को मिलाकर बने होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, और विशिष्ट व्यंजन कौन सा है। कई बार यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो जो ल वर्ण है इसका प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों हरियाणी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जो ळ वर्ण है जो अभी जोड़ा गया है 53वें वर्ण के रूप में विशिष्ट व्यंजन के तौर पर,
ये हिंदी की किन किन बोलियों में प्रयुक्त होता है? हरियाणवी में प्रयुक्त होता है, मारवाड़ी में प्रयुक्त होता है, गढ़वाली में और कुमाऊनी में। हालांकि कहीं कहीं ये हमें खड़ी बोली में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इन 4 बोलियों का ही नाम याद रखना है, क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तिका में इन्हीं 4 बोलियों का नाम दिया गया है। इसके अलावा मराठी में देखने को मिल जाता है, लेकिन मराठी हिंदी की बोली नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि किन किन भाषाओं में देखने को मिलता है, तब हम मराठी का नाम भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो देवनागरी से इतर लिपियां हैं, उनमें कहाँ कहाँ मिलता है हमें ये वर्ण? तमिल में मिलता है, तेलुगु में मिलता है, मलयालम में, कन्नड़ में और उड़िया में। तो इनको आप एक जगह लिस्ट बनाकर नोट कर लीजिएगा कि ये जो 53वां वर्ण विशिष्ट व्यंजन के तौर पर जोड़ा गया है, ये हमें किन किन भाषाओं में और हिंदी की किन किन बोलियों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अंतस्थ व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जिनका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन है यहाँ पर, तो श, श, श और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में एक प्रकार का घर्षण होता है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अनुनासिक क्या है? तो अनुनासिक वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास का कुछ भी अंश हमारी नाक से निकलता है, उन्हें अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। अनुनासिक का विलोम हम कह सकते हैं निरअनुशासिक ध्वनियां भी होती हैं, निरअनुनासिक ध्वनियां। और निरअनुनासिक ध्वनियां वो ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास का कुछ भी अंश नाक से नहीं निकलता, इसलिए इन दोनों को आपको याद रखना है। विशेष तौर पर हमें अनुनासिक ध्वनियां पढ़नी पड़ती हैं। तो ये इसकी परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। उदाहरण के लिए क्या क्या आता है अनुनासिक ध्वनियों के अंतर्गत? तो सभी वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं, क वर्ग का पंचमाक्षर, च वर्ग का, ट वर्ग का और न और मा, ये सभी अनुनासिक ध्वनियां हैं। इसके अलावा जो स्वर हैं, अनुस्वार है जो, वो भी एक अनुनासिक ध्वनि है, और इसके अलावा स्वर भी अनुनासिक होते हैं। तो ये हमने अनुनासिक को देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्वरों का वर्गीकरण। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं बहुत अटकने वाला, पर फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुकिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण एकदम मूल ध्वनि होती है जिसको आगे खंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने देखा वर्णमाला, और वर्णमाला में कितने वर्ण हैं ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप भाषा वाला ये जो हिस्सा है ध्वनियों का विभाजन, ये बहुत कंफ्यूज करता है। इसके लिए आप एक पेज पर अपने रिकॉल करने वाले नोट्स बना लें, जिनसे आप बार बार चीज़ों को रिकॉल करते रहें। जैसे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, वर्णमाला के वर्ण हमें किन किन सोर्सेस से याद रखने हैं वर्ण। एक तो हमें जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तिका है उसमें हमें कितने वर्ण बताए गए हैं, 53। ठीक है, इनको आगे कैसे विभक्त किया गया है वो भी हमें याद रखना है कि स्वर कितने हैं, उसमें अयोगवाह कौन कौन से हैं, उसके बाद व्यंजन कितने हैं, और व्यंजनों को भी किस तरह से विभक्त किया गया है। जैसे 11 स्वर थे हमारे पास, 2 अयोगवाह थे, 40 व्यंजन हैं, जिसमें से जो 25 हैं वो मूल व्यंजन हैं। और मूल व्यंजनों में क्या क्या शामिल है? हमारा मूल व्यंजनों में शामिल है पूरे 5 वर्ग हैं, और उसके अलावा 8 वर्ण और हैं। कौन कौन से? ऊष्म और अंतस्थ। उसके बाद हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, और क्या है? विशिष्ट व्यंजन है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने वर्ण बताए हैं। एक बार वापस हम उस स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, तो 25 ये हमारे ये वर्ण हो गए थे, 5 वर्ग,
क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उसके अलावा 4 ये और 4 ये। कुल हमारे जो मूल व्यंजन हैं वो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। उसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और 1 विशिष्ट व्यंजन। भोलानाथ माफी चाहूंगी, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार और देखा है हमने, तो कामता प्रसाद गुरु ने कितने व्यंजन माने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने माने हैं 44 वर्ण कुल, ठीक है, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो ये हमने वर्ण रिवाइज कर लिए। उसके बाद हमने अभी क्या देखा है? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। पेज पे आप लिखेंगे तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा, इस पर अच्छी हैंडराइटिंग आती नहीं है तो बस ऐसे लिख लेना है हमें कि अंतस्थ व्यंजन, ताकि हम बार बार देखते रहें कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन, जब मैं ये लिख रही हूँ तो आपको मन में दोहराना है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। उसके बाद आनुनासिक हमने पढ़ा है कि आनुनासिक क्या है, तो आनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रख लेना है। विशिष्ट व्यंजन जो ड़ा है वो किन भाषाओं में पाया जाता है? में प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन, अब तक का हमने जो पढ़ा। अब हम चलते हैं इससे आगे और देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण पर बात कर लेते हैं हम। जो स्वर हैं उनको हम उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 वर्ग हो जाएंगे? मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर वे हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, इन्हें हम कहते हैं मूल या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। कौन कौन से स्वर आ जाएंगे इसमें? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा री। संधि स्वर कौन से स्वर होते हैं? तो संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वरों के मेल से बने होते हैं। और संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो एक जैसे स्वरों के मेल से बने होते हैं, जैसे आ और आ को मिलाकर बना है बड़ा आ, तो ये हो गया दीर्घ स्वर। ये 2 एक जैसे स्वरों के मिलने से बना है। उसी तरह से यदि आ और ई को मिला दिया जाए तो हो जाएगा हमारा ए, ठीक। तो ये क्या हो गया? संयुक्त स्वर, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से बना है। नेक्स्ट, यहाँ पे और स्पष्ट तरीके से दिया गया है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर समान स्वरों के मिलने से बने हैं, जैसे छोटा आ और छोटा आ को मिलाकर बनता है बड़ा आ। इसी तरह जो बड़ी ई है वो 2 छोटी ई के मिलने से बनती है। और ऊ भी जो है हमारा वो छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ बनता है। संयुक्त स्वर भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से बने होते हैं, जैसे आ है और इसके साथ जब ई को मिलाया जाता है तो बनता है ए। इसी तरह से जो छोटा आ है और छोटी ऊ है, इसको मिलाया जाता है तो बनता है ओ। इसी तरह से जो बड़ा आ है और ए है, इन दोनों को मिलाने से हमारा ए बनता है, और बड़ा आ और ओ को मिलाने से बनता है औ। तो ये हो गए हमारे 4 संयुक्त स्वर, 3 दीर्घ स्वर और पीछे चलते हैं एक बार 4 मूल स्वर, ठीक है। तो कुल मिलाकर 11 हमारे स्वर ये हो गए। इनको इस तरीके से विभक्त किया गया है। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये रिवीजन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि हम इन चीज़ों को भूलें ना। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वर देखे हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, मूल स्वर है एक तो हमारे पास। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं ये आप रिवाइज करें और लिखें यहाँ पर।
कि वो 4 मूल स्वर कौन कौन से हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास कौन से स्वर हैं? संधि स्वर। उसके बाद है हमारे पास संधि स्वर, और संधि स्वर को हमने 2 भागों में बांटा है, दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर कितने हैं वो आपको यहाँ लिखना है, और संयुक्त स्वर। आप चाहें तो एक छोटा सा ऐसा ही फ्लो चार्ट बना लें ताकि आपको ये भूले ना। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा स्वर कितने प्रकार के हो गए हैं, 2 प्रकार के। मूल स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से हैं वो आपको रिवाइज करने हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। उसके अलावा संयुक्त स्वर जो है उनकी संख्या 4 है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। तो उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के जो भेद हैं वो 2 हैं। उच्चारण के कालमान के अनुसार हम कह सकते हैं, या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। तो कौन कौन से 2 भेद हैं इसके? लघु स्वर और गुरु स्वर। सभी मूल स्वर जो हैं वो लघु हैं, इनमें एक मात्रा लगती है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो जितने भी मूल स्वर हैं हमारे, चारों मूल स्वर किस में आ जाएंगे? लघु स्वर में। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। जब हम छंद इत्यादि पढ़ते हैं तो इन्हें गुरु कहते हैं, और माफी चाहूंगी, लघु कहते हैं, लघु स्वर, और इनमें एक मात्रा लगती है इस तरह से। ठीक है, और गुरु स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें 2 मात्राएं लगती हैं, और जितने भी संधि स्वर होते हैं वो सभी गुरु स्वर हैं। कुल मिलाकर ये हमें याद रखना है, यदि 2 स्वरों से मिलकर कोई स्वर बन रहा है तो उसको हम गुरु स्वर कहेंगे, और चूंकि वो 2 से मिलकर बन रहा है इसीलिए उसमें 2 मात्राएं लगेंगी और इनके उच्चारण में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगेगा। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और चारों जो हमारे संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ। कुल 7 ये हमारे गुरु स्वर हो जाएंगे और 4 लघु स्वर हो जाएंगे। और जब इनको छंद इत्यादि में हम प्रयुक्त करते हैं तो वहां पर इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जाति के आधार पर स्वरों के भेद। तो जाति के आधार पर स्वरों के फिर से 2 भेद हैं, सवर्ण स्वर और अवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर होते हैं, सजातीय स्वर भी इनको कहा जाता है। समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सवर्ण स्वर कहते हैं। तो क्या क्या इनमें समान होना चाहिए? इनका उच्चारण स्थान समान होना चाहिए और प्रयत्न भी समान होना चाहिए। जैसे आ और आ जो है वो सवर्ण स्वर हैं, इसी तरह से ई और ई ये भी हमारे सवर्ण स्वर होंगे, और ऊ और ऊ ये भी हमारे सवर्ण स्वर होंगे। अवर्ण स्वर कौन से होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते उन्हें कहते हैं अवर्ण या असवर्ण स्वर। तो असवर्ण स्वर कौन कौन से हैं? जो अलग अलग स्वर हैं वो सारे असवर्ण स्वर हो जाएंगे, जैसे अ, ई, उ, ए, ओ। और जितने भी संयुक्त स्वर होते हैं, चूंकि वो अलग अलग वर्णों के मेल से बने होते हैं ना, इसीलिए उन्हें भी क्या कहते हैं? असवर्ण स्वर। अब हम इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? स्वरों के भेद उत्पत्ति के आधार पर हमने सबसे पहले देखे, उसका फ्लो चार्ट हमने बना लिया। उसके बाद हमने देखे कालमान के आधार पर, या कहें कि उच्चारण के कालमान के आधार पर। कौन कौन से स्वर हो गए हैं? गुरु, और इधर आ जाएगा हमारा लघु और गुरु, ये 2 भेद हो गए। लघु जो मूल स्वर है वो लघु है, और जितने भी बाकी के स्वर हैं जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं वो सारे हमारे हो जाएंगे गुरु स्वर।
उसके बाद हमने देखा जाति के आधार पर। जाति के आधार पर कौन कौन से हो गए हैं? सवर्ण स्वर, या जिसको सजातीय स्वर कहते हैं, और असवर्ण स्वर, जिनको विजातीय स्वर कहते हैं। तो सवर्ण स्वर कौन से हो जाएंगे? जो एक जैसे हैं, एक ही स्थान और एक ही तरह के प्रयत्न के द्वारा बोले जाते हैं। जैसे अ, तो जितना छोटे आ को बोलने में हमें, जहाँ से, जिस स्थान से हम छोटे आ को बोल रहे हैं, उसी तरह से हम बड़े आ को बोलेंगे। आ, बस थोड़ा सा खिंचेगा ये। तो जो एक जैसे स्थान और एक जैसे प्रयत्न के साथ बोले जाते हैं, उनको कहते हैं हम सवर्ण स्वर। उसी तरह से जैसे हमने बोला अ और फिर बोला हमने ई, तो अलग अलग स्थान से ये बोला जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाएगा असवर्ण स्वर। और इसमें प्रयत्न भी अलग अलग तरीके का प्रयुक्त होता है। तो उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। स्वरों का जो विभाजन है वो हमने 3 आधारों पर देखा है: उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के कालमान के आधार पर, और जाति के आधार पर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है, इसको हम देख लेते हैं। तो जो स्वर कंठ से बोले जाते हैं, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धा से बोले जाते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा छोटा और बड़ा आ है, ये कंठ से बोला जाता है। तालव्य से बोला जाता है छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ्य से ऊ और बड़ा ऊ। आप बोल कर देखिए, तो जब आप आ बोलते हैं तो जो आवाज़ है वो एकदम कंठ से आती है हमारे। जब हम ई बोलते हैं तो जो आवाज़ है वो हमारे तालू से आती है। तालू हमारी जीभ के ऊपर वाला हिस्सा होता है। और ऊ जब हम बोलते हैं तो आवाज़ हमारे ओठों से आती है। और री जो है वो है मूर्धन्य स्वर। मूर्धा होती है हमारी तालू के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, उसको कहते हैं मूर्धा। और जो संयुक्त स्वर है, इनमें देखिए, चूंकि जो ए है वो आ और ई से मिलकर बन रहा है, तो आ है वो कंठ है और ई जो है वो हमारा तालव्य है। इसीलिए जो ए होगा हमारा, छोटा ए और बड़ा ए, वो हो जाएगा कंठ तालव्य। और जो हमारा ओ है वो आ और ऊ से मिलकर बन रहा है, तो आ हमारा है कंठ और ऊ है ओष्ठ्य, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ्य। तो ये आपको लिख लेने हैं। और अच्छी तरह से अगर आपको ये ठीक से याद नहीं होते हैं तो आपको जहाँ भी बैठ के आप पढ़ते हैं वहाँ पे कोई आसपास दीवार है तो उस दीवार पर लिखकर चिपका लीजिए। ये चीज़ें बड़ा काम करती हैं। जो भी आपको व्याकरण वाले हिस्से में विशेषकर, चाहे वो छंद हों, आपको याद नहीं हो रहे हो कि किस छंद में क्या है, किस में कितने वर्ण हैं, किस तरह से गिना जाता है इन्हें, तो वो चीज़ आप अपनी दीवार पे चिपका के रखिए, ताकि बार बार उसको अगर आप देखते रहेंगे तो वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, उसको आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर है उच्चारण के आधार पर स्वर। ये भी हमने उच्चारण के आधार पर देखे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक स्थान इसमें बताया गया है कि कौन सा स्वर कहाँ से निश्रित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये भोलानाथ तिवारी जी की किताब से मैंने लिया है। और यहाँ पर मुख का, जो हमारा मुख है, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्चिम। और उसी के आधार पर बताया गया है कि कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है। तो हमारा जो मुख का अग्र भाग है, वहाँ से निकलते हैं ई, ए और ए। जब आप बोल कर देखेंगे तो आप साथ साथ में बोल कर भी देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या ये अग्र भाग से निकल रहे हैं। उसी तरह से जो आ है वो मध्य भाग से निकलता है। तो आ जब हम बोलते हैं तो वो मुख के मध्य भाग से निकलता है। पश्च भाग, पिछले मुख के एकदम पीछे वाले हिस्से से जो स्वर निकलते हैं वो है आ, उ, ओ और औ। तो इन्हें हमें याद कर लेना है। याद कैसे करेंगे हम? देखो, मध्य में तो एक ही है ना, तो हम याद कर लेते हैं मध्य आ। मध्य में हो गया हमारा एक आ। उसके अलावा क्या बचा? अग्र। तो इसमें हमें याद कर लेना है कि जो ई और ए है वो अग्र में है। उसके बाद जो बचे हुए हैं शेष, वो सब आ जाएंगे पश्चिम। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पर है प्रयत्न या उच्चारण की रीति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रयत्न होता है उच्चारण की रीति, किस रीति से उच्चारण किया जा रहा है उसे हम
प्रयत्न कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, ये हमें याद रखना है कि जो सभी स्वर हैं वो विव्रत होते हैं। जब हम अभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर अभी देखेंगे विभाजन वर्णमाला के सभी वर्णों का, तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि सभी स्वर विव्रत होते हैं। और विव्रत क्या होते हैं? तो ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी वाग इंद्रिय खुली रहती है। वाग इंद्रिय मतलब वो इंद्रिय जिससे हम बोलते हैं, जो कि हमारे कंठ में होती है। तो जब विव्रत स्वरों को हम आगे वर्गीकृत करते हैं तो फिर से 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। किन किन भागों में वर्गीकृत करते हैं? सबसे पहले संवृत। ठीक है, तो संवृत में कौन कौन से आते हैं? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये याद रखना है कि जो ई और ऊ है वो हमारा किस में आ रहा है? संवृत में आ रहा है। ये यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं जो मेरी मास्टर ने मुझे याद कराया था इनसे, और मुझे जल्दी याद हो जाता था, तो मैंने वही ट्रिक्स यहाँ पर रखी हैं। एक शब्द पूरा याद कर लेना है, संवृत्यु। ठीक है, संवृत्यु में संवृत तो हो गया हमारा ये कि हमें ये याद रखना है, और यू से क्या हो जाएगा कि ई वाले जो दोनों वर्ण हैं वो और ऊ वाले जो दोनों वर्ण हैं वो किस में आ जाएंगे? संवृत विभाजन में आ जाएंगे। उसके बाद है अर्ध संवृत। इसमें 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो इनको हमें कैसे याद रखना है? इसके लिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, एक ओखल में आधी शाम। तो ये बस याद करने के लिए है। एक से ए याद रख लेंगे हम, ओखल से ओ याद रख लेंगे, और आधी शाम मतलब आ से अर्ध और शाम से संवृत। तो जो ए और ओ हैं वो अर्ध संवृत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसके बाद है अर्ध विव्रत। तो इसके अंतर्गत 4 वर्ण आएंगे, छोटा आ, ए, औ और ऑफिस वाला जो औ होता है वो। यहाँ पर देखिए विव्रत लिखा है और विव्रत में सिर्फ एक ही है, बड़ा आ। तो इसको हम याद रख लेंगे, विव्रता, विव्रत आ। तो ये हमारा विव्रता मतलब बड़ा आ याद रखना है हमें, किसमें है? विव्रत में है। और बड़ा आ जो हमारा है वो 2 आ से मिलकर बना है, छोटा आ और छोटा आ, इसी को मिलाकर तो बनता है बड़ा आ। तो जब आधा एक आ बचा तो वो किस में चला जाएगा? अर्ध विव्रत में। तो यहाँ से हमें ये याद रख लेना है कि जो एक आ है वो अर्ध विव्रत में आएगा और जो बड़ा आ है वो विव्रत में आएगा। उसके बाद बचा ए, औ और ऑफिस वाला आ। तो यहाँ पर एक और वाक्य है, ए औरत आधा व्रत मत बना। अगर मेरी वजह से नहीं दिख रहा हो तो आप देख लें इसको, ए औरत आधा व्रत मत बना। तो ऐसे हमारा हो जाएगा ए, उसके बाद औरत से औ, और आधा व्रत मतलब ऐसा आ जिसके ऊपर आधा व्रत है। तो हमारा ऑफिस वाला औ और आधा व्रत से ही हो जाएगा अर्ध विव्रत। तो ये बस याद रखने के लिए ये चीज़ें थी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें ये याद रह जाए कि कौन सा जो वर्ण है वो किस विभाजन के अंतर्गत आएगा। यहाँ से इसी तरह का प्रश्न बनता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न आज की ही क्लास से, ताकि समझ में आए आपको कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो यहीं से ले लेते हैं हम सबसे पहले कि जो ई है वो किस वर्ग में आएगा। ई किस वर्ग में आएगा, और उदाहरण नहीं, हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे विव्रत, अर्ध विव्रत, संवृत और अर्ध संवृत। ठीक है, रिवाइज करिए जरा। सबसे पहले ई बताइए, ई किस वर्ग में आता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अ किस वर्ग में आता है।
और यही हमारे ऑप्शंस हैं, यही चारों। आप कमेंट में नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके इनका उत्तर भी लिख सकते हैं, और लिखना ही है, उससे आपको याद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, औ किस वर्ग में आता है? तो यही चारों ऑप्शन है, आपको बताना है औ किस वर्ग में आता है। तो 3 वर्ण मैंने यहाँ पे आपसे पूछे हैं, छोटा ई, छोटा आ और औ। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। 3 प्रश्न तो ये हमारे हो गए हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अ का उच्चारण स्थल क्या है। स्थल क्या है? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या फिर ओष्ठ्य। तो ये आपको बताना है, ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसी तरह से 5वां प्रश्न है कि जो री है उसका उच्चारण स्थल क्या है। यही चारों ऑप्शन है जो इस वाले प्रश्न में है, चौथे वाले प्रश्न में है। तो ये 2 प्रश्न हो गए यहाँ से, और इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वहाँ तक का रिवीजन हमने कर ही लिया था। एक प्रश्न यहाँ से और देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ई उच्चारण के आधार पर किस प्रकार का स्वर है? स्वर है। नंबर 1 हमारा हो जाएगा अग्र, पश्च और मध्य। चौथा विकल्प है मध्य पूर्व। ठीक है, इनमें से आप बताइए कि जो ई है वो उच्चारण के आधार पर किस प्रकार का स्वर है। इसी तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो ये कुल 6 प्रश्न हो गए हैं। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, कि थोड़ा सा तो हो गया है हैंड राइटिंग का, पर समझ में आ रहे होंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं लिखा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, वरना ओवरडोज हो जाएगा। तो बाकी का जो बचा हुआ है व्यंजन वाला भाग, कि व्यंजनों को किस तरह से विभक्त किया जाता है आभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर, बाह्य प्रयत्नों के आधार पर, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया।